गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आप सब अपने घर पे बैठ के अकाउंटेंसी की वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे और रेगुलरिटी मस्ट है क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत इजी और लॉजिकल सब्जेक्ट है। चलिए हम बात करते हैं हमने क्या कुछ अब तक सीख लिया है अकाउंटेंसी के अंदर। हमने चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ लिया है, जिसमें हमने सीखा कि अकाउंटिंग के अंदर वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने सीखा कि अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल कैसे मिलके इक्वेशन बनाते हैं, क्या उनका फॉर्मूला है, क्यों है, और एसेट्स क्या होती हैं, कैसे इफेक्ट होती हैं ट्रांजैक्शन से। अब आज जो इन दो चैप्टरों को हमने पढ़ा है इनके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है, मतलब हमने कुछ धारणाओं को मान के चले हैं तभी हम इन चीजों को समझ पाए। जैसे कि मनी, हमने समझा कि हम इमोशनल वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैं जो चैप्टर अब स्टार्ट करने वाली हूँ, हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, इनका चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ कि अकाउंट्स के अंदर कुछ सिद्धांत हैं, जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके अलावा कुछ कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस होती हैं परंपराएं, पहले से जो चलता आ रहा है, और कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट होता है एक्सपीरियंसेस, तजुर्बा, कि कुछ कॉन्सेप्ट सामने आए हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के अकाउंटेंसी के अंदर जो ये कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, इनको फॉलो करके हम यूनिवर्सल लेवल पे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग करते हैं। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मीन्स लगभग एक जैसी अकाउंटिंग। सब जगह के टैक्स रूल्स या कह लीजिए लॉज अलग अलग होते हैं, बट अकाउंटेंसी का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो आप डेबिट क्रेडिट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जर्नल एंट्री है, वो सब सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी धारणाओं को फॉलो कर रहे हैं जिस वजह से हम ऐसी इस तरीके से अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के नाम लिखूंगी, आप वैसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, जिनको आज हम रीड करने वाले हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, आज की क्लास को ध्यान से सुनना है। इसके ऊपर जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी एग्जांपल्स के साथ या वर्बली समझाऊंगी, बुक से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वर्ड 2 में। आज हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कन्वर्टिज्म, मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही, जो हम कर चुके हैं मैं ऑलमोस्ट उन कॉन्सेप्ट्स को लिख रही हूँ। कन्वर्टिज्म या कह लीजिए प्रूडेंस, प्रिंसिपल वर्ड भी बोल देते हैं इसको और कॉन्सेप्ट वर्ड भी बोल देते हैं इनके साथ। फोर्थ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम एक नया कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, that is going concern concept। ये थ्योरी चैप्टर है, जैसे सेकंड चैप्टर है ये, और एक चैप्टर और है जो थ्योरी है, बट ये नाम के ही थ्योरी है। इनको समझे बिना हम प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाते। प्रैक्टिकल को करने के तरीके बताते हैं। जैसे आपको सेल या परचेज वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप सेल ऑफ फर्नीचर और सेल ऑफ गुड्स में फर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही इनको समझना जरूरी है। अगर हमें डेबिट, क्रेडिट, एंट्री करना, फाइनल अकाउंट्स बनाना, रिकॉर्डिंग, लेजर प्रोसेस, वो सब सीखना है तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस मतलब इन चीजों को मानकर कि ऐसा होता है, इन चीजों को मानकर अकाउंटिंग करी जाती है। और जो अकाउंटिंग कर रहा होता है इनको पता होता है कि हाँ ये चीजें ये कहती हैं, तभी अकाउंटिंग के अंदर हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, मनी मीन्स पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट कोई आइटम, ठीक है, जिसकी मनी में वर्थ हो। मेजरमेंट
जो मनी में मेजर हो सकता हो, जो मनी में मेजर हो सकता हो। अकाउंटेंसी कहती है या अकाउंटिंग कहती है कि आप अकाउंटिंग उन्हीं आइटम्स की कर सकते हो, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की कर सकते हो, उन्हीं इवेंट्स की अकाउंटिंग कर सकते हो जो कैपेबल है टू बी मेजर्ड इन मनी। ये कह लीजिए जो मनी मेजरेबल है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। मीन्स जो मनी में मेजर नहीं हो सकते, क्या वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते? यस, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते। हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन, वहां पढ़ा था फाइनेंशियल कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वही बात यहाँ पे है कि वो आइटम्स जो मनी में मेजर हो सकती हैं उनको ही हम रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरा एम्प्लॉय, वो एग्जाम्पल आपने सुनी, मैंने कहा ये आपने चारों पढ़ रखे हैं। अगर मैं कहती हूँ मेरा एम्प्लॉय है, वो हर साल एक्स्ट्रा 2 आवर्स स्पेंड करता है, उसके लिए मैं उसको हर साल 1 लाख पे करती हूँ। हर डे पर डे वो 2 आवर्स एक्स्ट्रा स्पेंड करता है और हर साल मैं उसको 1 लाख पे करती हूँ और उस वजह से मेरे बिजनेस में सेल्स बढ़ती है और मुझे लगभग 1,50,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो जाता है उसकी सैलरी पे करने के बाद। तो क्या मैं ये तीनों बातें, सेल्स, एक्सपेंस, कॉस्ट, किस चीज का, सैलरी का और प्रॉफिट नेट 150, क्या मैं मनी में मेजर कर पा रही हूँ? यस, मैं मनी में मेजर कर पा रही हूँ। मैं इसको क्या बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकती हूँ? जी, मैं इसको बुक्स के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मैं एक्सपेंस दिखाऊंगी 1 लाख सैलरी, प्रॉफिट दिखाऊंगी 1,50,000, सेल्स की जो अमाउंट होगी वो सेल्स शो कर दूंगी। तो क्या मैं इमोशनल वैल्यूज को भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकती हूँ अकाउंटेंसी में? जी नहीं, जो मनी में मेजर नहीं हो सकता वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि इमोशनल ट्रांजैक्शन, कौन सी? इमोशनल घटनाएं रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्यों रिकॉर्ड नहीं होंगी? मैंने कहा मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, बिजनेस में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है और मैं उसको बहुत ईमानदार मानती हूँ और बिजनेस में रखना चाहती हूँ, रिकॉर्ड कीजिए। मुझे उससे बहुत बेनिफिट होता है, रिकॉर्ड कीजिए। किसको प्लस करूंगी, किसमें से माइनस करूंगी, कितनी अमाउंट निकालूंगी, क्या मेजर किया जा सकता है? जी नहीं। तो अगर मैं कहूँ इमोशनल ट्रांजैक्शन, चाहे हमसे फायदा ही हो रहा हो, इमोशनल नेचर की है, नॉन फाइनेंशियल, क्या बोला जाता है इनको? नॉन फाइनेंशियल। क्या बोला जाता है? नॉन फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल मतलब मनी की वर्थ में मेजर नहीं हो सकती, आर नॉट कैपेबल टू बी मेजरेबल इन मनीज वर्थ, विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल इन accountancy. Only those transactions will be recorded that can be measured in terms of money. तो हमने कहा कि जिसके आगे रुपीस के साथ अमाउंट लिखी है, वर्थ लिखी है, रिकॉर्ड करो, कितनी ही इंपॉर्टेंट हो, डिस्क्लोज कर दो, नीचे डिस्क्लोजर दे दो, कहानी लिख दो, पर रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो पाएगी, तो वो बुक्स के अंदर फाइनेंशियल डाटा का पार्ट नहीं बन पाएगा। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने कहा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रुकिए, वहां तक के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कीजिए, वहां तक के प्रॉफिट लॉस को जानिए कि बिजनेस में अब तक अर्न किया या लॉस हुआ। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में जो हमारा टाइम साइकिल है, टाइम पीरियड है, वो कितना होता है? 1 ईयर। नॉर्मली कितना होता है? 1 ईयर। कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? 1 अप्रैल से टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप इसको जनवरी से दिसंबर भी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, आप इसको जनवरी से मार्च भी कर सकते हैं, बट हम नॉर्मली अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर क्यों करते हैं? क्योंकि ये टैक्सेशन वालों का पीरियड है।
इसमें टैक्स कैलकुलेट होता है। टैक्स वाले कहते हैं हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च के प्रॉफिट बता। अब हम अगर अप्रैल से मार्च तक ही अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमने भी अकाउंटिंग अप्रैल से मार्च तक की, प्रॉफिट भी अप्रैल से मार्च तक निकाले, उस पर डायरेक्ट टैक्स पे कर देंगे। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जनवरी टू दिसंबर तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हिसाब किताब करना पड़ेगा, जो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जनवरी की बजाय अप्रैल से और कहाँ तक, अगली 31 मार्च तक। फिर उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे करना पड़ता है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर टैक्स वाला पीरियड फॉलो किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। टाइम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं ऐसा नहीं कि बिजनेस शुरू कर लिया बस लिखे जा रहे हैं, एक्सपेंस, इनकम, गेन, एसेट, लायबिलिटी, हमें नहीं पता प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमें नहीं पता इनकम्स आर मोर देन रेवेन्यूज आर मोर देन एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यूज। जब हमें यही नहीं पता बस बिजनेस में हमें ऐसा लग रहा है शायद बिजनेस डूब जाएगा, पर हमने अकाउंटिंग नहीं करी पिछले 6 साल से, तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक टाइम पीरियड, एक बिजनेस की लाइफ को, किसको, बिजनेस की लाइफ को, जो क्या है गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग परपेचुअल टाइम का क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो एक टाइम स्लॉट में बांट लीजिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, हर टाइम स्लॉट में बांट दीजिए। 1 साल खत्म होने पे अकाउंटिंग में रिजल्ट्स निकालते जाइए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देन उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अपना आगे फ्यूचर में बिजनेस रन करते जाइए। हम इसको यूज कर रहे थे क्योंकि हमने कौन सा एक्रूअल कॉन्सेप्ट आगे आएगा, आप देखोगे आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे पढ़ चुके हो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे पढ़ चुके हैं, मतलब हम इस साल के खर्चों को इसी साल रिकॉर्ड करते हैं, पे नहीं हुए तो आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं, पे हो गए तो कैश कम कर देते हैं। इस साल की इनकम्स को इसी साल में रिकॉर्ड करते हैं। इस साल के खर्चे अगले साल के खर्चे अगर इस साल में पे हो गए तो उनको एक्सपेंस नहीं मानते, उनको अलग अकाउंट मानते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, जो क्या है करंट एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। तो हम एक साल के अंदर उस साल के खर्चे उसी साल के मानते हैं, अगले साल के खर्चों को प्रीपेड मानते हैं। इस साल के साल पे नहीं हुए तो क्या रह जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट लाइफ को पीरियड्स में बांटता है, टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करता है। हाँ जी, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट, कन्वर्टिज्म क्या कहता है, रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर लॉसेस, इग्नोर ऑल, फ्यूचर वर्ड जरूर ध्यान रखना, नॉर्मल तो एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन, प्रॉफिट सब रिकॉर्ड होते हैं, इग्नोर ऑल फ्यूचर इनकम्स। प्रूडेंस, कन्वर्टिज्म, कन्वर्टिज्म नेचर का हो जाना, मतलब प्रूडेंट हो जाना, रिजिड हो जाना कि नहीं फ्यूचर में जब तक वो इनकम मेरी एक्चुअल इनकम नहीं बन जाएगी मैं उसको रिकॉर्ड करने वाला नहीं, मतलब मैं झूठी इनकम को रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं, पॉसिबिलिटी के बेसिस पे इनकम मानने वाला नहीं है। रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर लॉसेस, लेकिन हाँ मैं कल को बिजनेस डूब जाएगा अगर फ्यूचर लॉसेस को कंसिडर नहीं करूंगा, जितने फ्यूचर के लॉसेस हैं उनको मैं आज अपना लॉस मानूंगा। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, सेविंग करने के लिए हम सोचते हैं कितना खर्चा हो सकता है, फ्यूचर के खर्चे को तो कंसिडर करते हैं पर फ्यूचर की इनकम को अपनी इनकम तब तक नहीं मानते जब तक हमें वो रिकवर या रिसीव या रिकॉग्नाइज ना हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे बिजनेस में कहते हैं कोई इनकम फ्यूचर की इनकम है, आज कैश से रिलेशन नहीं इसका कि कैश मिला नहीं मिला, इसका रिलेशन है कि आपने काम कर दिया और वो इनकम में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको कंसिडर कर लो। अगर आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है जैसे, पर कॉन्ट्रैक्ट में भी अभी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स डिसाइड नहीं हुई तो आप उसको अपनी इनकम नहीं मान सकते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने काम स्टार्ट कर दिया, जितना पोर्शन काम कर दिया वो आपकी इनकम है। तो फ्यूचर पॉसिबल इनकम्स, फ्यूचर पॉसिबल इनकम जो इनकम बन भी सकती है नहीं भी उसको इग्नोर करो, बट फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस मतलब जो फ्यूचर में लॉस बन सकता है, घाटा हो सकता है, उसको आज कंसिडर करो, उसका वो पोर्शन जो आज के टाइम का लॉस बन जाएगा उसको रिकॉर्ड करो। प्रूडेंट रहो, कन्वर्टिज्म नेचर के रहो, ठीक है, कंजूस नेचर के रहो कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो रिकॉर्ड कर लो,
इनकम होती है तो इग्नोर करो। इसी से जो कॉन्सेप्ट आपका आता है एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज, इस पे हमने पूरी क्लास करी थी, विच एवर इज लोअर, कि दोनों में से जो हमारे स्टॉक की कीमत कम है, मार्केट वैल्यू कम है, तो जितनी कॉस्ट से मार्केट वैल्यू गिर गई उस लॉस को रिकॉर्ड कर लो, मतलब कम मार्केट वैल्यू से उसको अपनी संपत्ति मानो। और अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो कम कॉस्ट रखो। फ्यूचर की मार्केट वैल्यू में जो जंप आया है या इंक्रीज हुआ है वो आपका फ्यूचर का प्रॉफिट है, इग्नोर कर दो। पर फ्यूचर में आपकी मार्केट वैल्यू गिर रही है तो हम कहेंगे जो आपकी एनआरवी है उसको कंसीडर करो, मतलब लॉस को तो कंसीडर कर लो। वैल्यू गिर गई तो गिरा लो, पर बढ़ गई तो इग्नोर कर दो। ये कॉन्सेप्ट किस किस के लिए यूज होता है? स्टॉक के लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि वो हमें सेल नहीं करनी होती, वो हमें क्या करनी होती है? यूज करनी होती है। मार्केट वैल्यू बढ़ रही गिर रही है, हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक तो हमें सेल करना होता है। ऐसी हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हमने बिजनेस में कैश को अपने को इन्वेस्ट किया होता है, जहां से हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और इनकी वैल्यू भी गिर गई तो फ्यूचर में लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉकिंग दोनों के लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो कहते हैं फ्यूचर पॉसिबल इनकम को इग्नोर कर दो, फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स को इग्नोर कर दो, बट फ्यूचर पॉसिबल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर फॉर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट फॉलो होता है ड्यू टू कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। आगे आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। कौन? ऑनर एंड बिजनेस, ऑनर और उसका बिजनेस, बिजनेस को चलाने वाला और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। ऑनर के अपने खर्चे, बिजनेस के खर्चे नहीं है, बिजनेस के खर्चे ऑनर के खर्चे हैं। बिजनेस की इनकम्स गेन्स बिजनेस की है, ऑनर का अपना पैसा अपना है। अपना पैसा ऑनर बिजनेस में लाएगा, कैपिटल बन जाएगी। बिजनेस से बिजनेस का पैसा ले जाएगा तो ड्रॉइंग्स बन जाएंगी। अपने घर के पैसे कहीं पर्सनली खर्च कर रहा है, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। बिजनेस के खर्चे कर रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, पर्सनल कोई उससे लिंक नहीं होगा। दोनों को अलग अलग माना जाता है। ये बिजनेस के अंदर काम करता है, मेहनत करता है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग पर्सन है। जैसे बैंक और बैंक कर्मचारी अलग अलग होते हैं, ऐसे बिजनेस को रन करने वाला और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। हम कहते हैं ना बैंक से पैसे लेने हैं, बैंक से लेने होते बैंक के कर्मचारी से, बैंक से, पर बैंक तो बोल नहीं पाता। वो क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, कानून उसको पर्सन मानता है, नकली पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल, जो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग। तो बिजनेस भी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, और ऑनर अलग है, दोनों अलग अलग है। ऑनर के ट्रांजेक्शन को उसकी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के साथ मिक्सअप नहीं करना। तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर? हाँ जी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले गोइंग कंसर्न को रीड करेंगे, इससे पहले इन चारों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो जो मनी के अंदर मेजर हो सकती हैं, जिनको हम मनी की वैल्यू में, फिगर्स में, अमाउंट्स में कंसिडर कर सकते हैं, जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है। नॉन फाइनेंशियल या जो मनी में मेजर नहीं होती, या इमोशंस हैं, चाहे कितने ही वैल्यूएबल हो, अकाउंटिंग के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ओनली मनी मेजरेबल आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ये बात कौन कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। हाँ जी। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहते हैं आप अपने बिजनेस की लाइफ को टाइम इंटरवल, इसमें टाइम इंटरवल्स में बांट लीजिए कि आपका बिजनेस हर साल या हर 6 महीने के बाद क्या अर्न करता है। नॉर्मली हमारा जो अकाउंटिंग सिनेरियो है, हम 1 साल के अंदर बिजनेस के टाइम पीरियड को बांटते हैं, जिसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड बताया जाता है 1 ईयर। ठीक है, ये 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है, नॉर्मली फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर होता है। ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर।
पर रीजन क्या है, टैक्स पर्पज से हम कौन सा फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। तो जो आपका ये अकाउंटेंसी के अंदर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, ये टाइम पीरियड में बांट देता है अकाउंटिंग के लिए बिजनेस की होल लाइफ को, ठीक है। उस टाइम पीरियड के बाद रुकते हैं, उस टाइम पीरियड साइकिल के बाद रुकने के बाद वहाँ अकाउंटिंग का रिजल्ट निकालते हैं और फिर से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर लेते हैं, पुराने वैल्यूज को ओपनिंग वैल्यूज मानते हैं। थर्ड, कन्वर्टिज्म प्रूडेंस कहता है प्रूडेंट हो जाओ, इस तरीके से सन की दिमाग से सोचो कि फ्यूचर में अगर कोई किसी वजह से प्रॉफिट होने वाला है, इग्नोर कर दो, फ्यूचर की इनकम को इनकम मत मानो। पर फ्यूचर में किसी वजह से लॉस होने वाला है, वैल्यूज गिरने वाली हैं, तो उन वैल्यूज को आज ही गिरा लो, आज ही कम करके नोट करो, मान के चलो वैल्यूज आज ही गिर गई हैं, आज ही लॉस हो गया, चाहे वो लॉस फ्यूचर में बने या ना बने, पर आज की वैल्यूज को क्या मान लो, अपना लॉस। जिस वजह से कॉन्सेप्ट सामने है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे, जो रियलाइजेबल वैल्यू उस पे अगर कोई कॉस्ट, एक खर्चा आएगा, मान लीजिए 100 में आइटम सेल होगी पर 2 रुपए कमीशन जाएगा, तो नेट कितना रियलाइज होगा, 90। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या उसकी जो कॉस्ट थी, दोनों में से जो लोअर होगी, हमने एग्जाम्पल्स भी करी थी इसके ऊपर, ठीक है, सेकंड चैप्टर में, तो दोनों में से जो लोअर होगी वो कंसिडर करो। ये कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से ये वाला जो मैटर है कि एनआरवी और कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, ये किसके लिए फॉलो होता है, हमारे स्टॉक के लिए, गुड्स का जो स्टॉक बच जाता है ईयर एंड पे, इसकी वो वैल्यू ली जाती है जो दोनों में से लोअर होती है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लगा रखी होती हैं, अदर बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, ठीक है। देन आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहती है कि बिजनेस और ऑनर दोनों क्या है, डिफरेंट पर्सन है। बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ऑनर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस। बिजनेस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी मर्ज्ड विद बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर्स पर्सनल ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस और ऑनर आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कैपिटल और ड्रॉइंग्स के नाम पे होती हैं। ऑनर अगर बिजनेस को कुछ देता है दैट इज कैपिटल, बिजनेस से कुछ ले जाता है दैट इज ड्रॉइंग। मतलब अगर ऑनर अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस में से कर लेता है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि जो ऑनर ने उधार दे रखा है वो क्या हो गया, अब कम हो गया, ड्रॉइंग लेस हो जाती है। चलिए आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, कंसर्न बिजनेस वर्ड के लिए यूज होता है। हाँ जी, कंसर्न वर्ड किसके लिए यूज होता है, बिजनेस के लिए। गोइंग चलती रहे चलती रहे चलती रहे। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कहती हूँ बिजनेस में 5 साल के लिए चलाऊंगी, मेरा मोटिव 5 साल में इतने अर्न करके 5 साल बाद इसको बंद कर देने का, दैट इज ज्वाइंट वेंचर या वेंचर, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है या 2 जनों ने मिलकर कोई वेंचर स्टार्ट किया जिसकी टाइम लिमिट है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, क्लोज। सारी एसेट्स बेच के आप अपनी जो है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके कैपिटल अपने अपने घर में जाओगे। लेकिन अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनफॉरसीन फ्यूचर के लिए आपने उसको रन किया, इसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से दोबारा से करेंगे, ठीक है। क्या होता है गोइंग कंसर्न, चलती रहे, गोइंग कंसर्न हमेशा गोइंग है, चल रही है, मतलब जो पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा वही कर रहा है, आगे उसका बेटा वही कर रहा है, आगे उसका बेटा वही बिजनेस रन कर रहा है। कोई भी उसकी टाइम लिमिट नहीं कि वो कब बंद होगा, वो सिर्फ चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न है। पर कब तक, 100 साल 200 साल, कहते हैं ये कॉन्सेप्ट हर साल फॉलो होता है, हर साल इस तरह से फॉलो होता है। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस टाइम ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा। हर साल कैसे फॉलो होता है ये देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 2010-11 मतलब अप्रैल 2010 से मार्च 2011 ये पहला साल है यहाँ पे, ठीक है। ये 2011 से 12, फिर ये 12 से 13, ऐसे 20 तक आ गए हैं, ठीक है।
तो 2010 में काम इतना से गोइंग कंसर्न में जब आप यहाँ पे हो, आप कहोगे मेरा फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, बस इतनी बात कहनी, मेरा फ्यूचर नेक्स्ट ईयर चलेगा। यहाँ पे अकाउंटिंग करोगे तो इस हिसाब से खाते बनाओगे कि बंद नहीं करोगे, आगे कैरी फॉरवर्ड, स्टॉक बच गया तो क्लोजिंग दिखा के आगे ओपनिंग दिखा दोगे, उसको सेल करके खत्म नहीं करोगे उसी साल में, ठीक है। जो बच गया वो अगले साल सेल हो जाएगा। इस साल कहूंगी मेरा फ्यूचर बिजनेस नेक्स्ट ईयर चलेगा, फिर जब ये साल आएगा यहाँ कहूंगी नेक्स्ट ईयर चलेगा, फिर ये साल आएगा कहूंगी नेक्स्ट ईयर चलने वाला है, यहाँ कहूंगी नेक्स्ट ईयर चलने वाला है। ये हमेशा चलता रहेगा ऐसे ही। मैं आज ही नहीं कह दूंगी 100 साल चलेगा, जी नहीं, मैं उस साल अगले साल की गारंटी ले लूंगी, फिर नेक्स्ट ईयर उससे अगले साल, नेक्स्ट ईयर उससे हर साल अगले साल की गारंटी लेके कहते रहेंगे यस बिजनेस विल रन फॉर नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर। मतलब आज 2 सालों की बात नहीं करूंगी, आज सिर्फ नेक्स्ट ईयर की बात करूंगी। तो ये चेंज चलती रहेगी। गोइंग कंसर्न बिजनेस विल रन फॉर अनफॉरसीन फ्यूचर, अनफॉर जो आगे का फ्यूचर हमने देखा नहीं है, मतलब आगे के 100 साल, मैं आज से 100 साल बाद का टाइम नहीं देख सकती, 100 साल थोड़ी जिंदा रहूंगी, तो 100 साल बाद भी बिजनेस चलता रहेगा। दैट इज माई गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े। मनी में मैच करो, टाइम पीरियड में बांट लो, फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करो, इनकम्स को इग्नोर करो, बिजनेस और ऑनर अलग अलग हैं और आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, तभी नॉर्मल अकाउंटिंग होगी। अगर इस साल आप कह दोगे कि अगले साल नहीं चलेगा तो इस साल की अकाउंटिंग ही चेंज हो जाएगी। नॉर्मल अकाउंटिंग से कौन सी अकाउंटिंग में चले जाएंगे? वाइंडिंग अप, बिजनेस बंद करने वाली अकाउंटिंग, मतलब यहाँ एसेट्स को बेच के पैसा लाके लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके बचा हुआ पैसा ऑनर की कैपिटल पे ऑफ करके बिजनेस बंद कर देंगे, कैरी ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न कहता है फ्यूचर में बिजनेस चलता रहेगा, इस साल कह रहा हूँ अगले साल चलने वाला है, अगले साल फिर कहूंगी उससे अगले साल चलने वाला है। क्लियर? तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, आप देखोगे ये यूज हो रहे हैं तभी अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी से ही आया कैपिटल ऑर्डर, मनी मैनेजमेंट से ही आया कि इमोशंस को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। तो ये हम फॉलो करने वाले हैं, इनको आगे पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को, कन्वेंशंस को, प्रिंसिपल्स को पहले हम वर्बली समझेंगे, देन हम बुक से रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस